हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आपका थर्मोडायनेमिक्स। जेई के सिलेबस में ये आपकी फिजिक्स के अंदर भी है और साथ में आपके ये केमिस्ट्री के अंदर भी है। मेरा नाम है रोहित सुमन। तो देखते हैं क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग क्या चीज़ों को पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग उन सभी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं जो किसी फिजिकल या फिर किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान आपके होते हैं। तो ये बेसिकली डील करता है एनर्जी और एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जो किसी फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस के दौरान होते हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि किसी पिस्टन का जो मूवमेंट आपका होता है, और केमिकल प्रोसेस यानी कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन आपका हो रहा है, उस दौरान जो भी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं उसके बारे में आपका ये चैप्टर मेनली डील करता है। अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो जो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हमारा जो है मैक्रोस्कोपिक स्टडी है सिस्टम का। यहां पर हम लोग सिस्टम के ओवरऑल बिहेवियर की बात करेंगे। यहां पर हम लोग सिस्टम के एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे कि एक पार्टिकल का कैसा बिहेवियर है। यहां पर ओवरऑल सम ऑफ द सिस्टम यहां पर हम लोग बात करते हैं। इसीलिए यहां पर हम लोग इसको मैक्रोस्कोपिक स्टडी भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको यहां पर हम लोग बोल देते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसमें स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, हम लोग यूनिवर्स को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग यहां पर बोलते हैं सिस्टम और एक को हम लोग यहां पर बोलते हैं क्या, सराउंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग बाय द सिस्टम? सिस्टम से यहां पर हमारा मतलब है कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारा बेसिकली अंडर ऑब्जर्वेशन है। यूनिवर्स का वो पार्ट जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसको यहां पर हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और इसके अलावा जो आपका यूनिवर्स का जो पार्ट बचता है उसको हम लोग यहां पर बोल देते हैं क्या, सराउंडिंग। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी रूम के अंदर उसके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ रहे हैं, तो वो जो रूम है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और उस रूम के अलावा जो कुछ भी दुनिया में बचता है वो सब हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सराउंडिंग बन जाएगा। अच्छा, एक ऐसी सरफेस जो आपके सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको यहां पर हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। एक ऐसी सरफेस जो आपके सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। जैसे कि जो रूम है हमारा, इस रूम के अंदर इसकी जो वॉल्स हैं वो हमारी यहाँ पर बाउंड्री है जो क्या कर रही है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही हैं। सिस्टम को मेनली हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है आइसोलेटेड सिस्टम, देन वी हैव क्लोज सिस्टम एंड लास्ट वन वी हैव ओपन सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम? तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू आपका ना तो हीट एक्सचेंज हो सकता हो ना मास एक्सचेंज हो सकता हो, उसको यहां पर हम लोग बोलते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि कॉफी को हम लोगों ने एक थर्मस फ्लास्क के अंदर रख रखा है, उसके थ्रू हीट भी हमारा बाहर फ्लो नहीं करेगा, और साथ ही साथ क्योंकि हमारा थर्मल फ्लास्क क्लोज्ड है तो उससे इवोपोरेशन भी नहीं होगा, तो मास भी हमारा उसके थ्रू बाहर फ्लो नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम को यहां पर हम लोग बोल देते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, अगर हम लोग उसी चाय को यहां पर एक किसी स्टेनलेस स्टील किसी कंटेनर में उसको हम लोग रख दें और उसको हम लोग बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो उसके थ्रू मास तो हमारा फ्लो नहीं करेगा, लेकिन हीट जो है आपका वो उस स्टील के थ्रू क्या कर जाएगा, बाहर फ्लो कर जाएगा, कुछ देर में चाहे हमारा ठंडा हो जाएगा। ऐसे सिस्टम में जिसके अंदर आपका हीट तो फ्लो कर सकता हो लेकिन आपका मास फ्लो नहीं कर पा रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक क्लोज्ड सिस्टम। आ रही बात समझे सब बच्चों को? अगर हम लोग बात करें थर्ड कैटेगरी ऑफ सिस्टम जो कि हमारा है ओपन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू मास भी बाहर फ्लो कर जाए और हीट भी बाहर फ्लो कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक ओपन सिस्टम। अगर हम लोग ओपन सिस्टम का एग्जांपल लें यहां पर, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लास्क ले लीजिए या एक ओपन कप ले लीजिए जिसमें आप चाय रख दीजिए, उसके थ्रू आपका जो है हीट भी बाहर फ्लो करता रहेगा और साथ ही साथ जो है आपका इवेपोरेशन होगा तो आपका जो है मास भी बाहर फ्लो करता रहेगा, वो हमारा हो जाएगा एक ओपन सिस्टम। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बोल तो दिया है कि एक थर्मस फ्लास्क जो है हमारा वो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर तो एक थर्मस फ्लास्क के थ्रू भी हमारा होता है, तो उसको भी हम लोग एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग नहीं बोल सकते। इसलिए हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि एक जो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम होता है आपका, ये सिर्फ एक आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। अगर हम लोग यहां पर बात करें, हम लोगों ने सिस्टम को क्लासिफाई किया, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम?
तो किसी भी सिस्टम में जो आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के जो वैल्यू होता है वो उस सिस्टम की एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने एक वैल्यू अटेन किया है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक स्टेट है। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई सिस्टम है, उसके अंदर प्रेशर हमारा जो है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। तो ये P1 V1 T1 ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक स्टेट को बताता है। यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सम स्टेट। लेट अस सपोज दिस इज स्टेट नंबर 1, जिसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, प्रेशर P1 V1 T1 से। अगर हम लोगों ने यहां पर एक भी वेरिएबल को चेंज कर दिया है तो फिर ये हमारा हो जाएगा यहां पर स्टेट 2। लेट अस सपोज कि हमारा जो प्रेशर है P2 हो गया, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो दिस विल बी नोन एज स्टेट 2। दिस इज नोन एज स्टेट 2। तो कहने का मतलब आपका जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उस सिस्टम का जो एक पर्टिकुलर वैल्यू रखता है, उनके सेट को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, एक स्टेट यहां पर हम लोग बोल देते हैं। ये एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है। और ऐसे अगर हम लोग और इसमें चेंज कर दें तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, फिर हमको स्टेट 3 हमको यहां पर मिल जाएगा, जो कि मान लेते हैं हम लोग यहां पर, मान लीजिए P2 V2 और T2 हमारा बन जाएगा। अच्छा, ये जो हम लोगों ने यहां पर वेरिएबल्स हम लोगों ने यहां पर यूज किए हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज हम लोगों ने यहां पर यूज किए हैं, जो हमको थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट के बारे में बताता है, उसको यहां पर हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। जैसे कि यहां पर ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको हम लोगों ने यहां पर यूज किया है किसी भी सिस्टम का स्टेट को समझाने के लिए। इनको यहां पर हम लोग बोल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। इनका नाम क्या हो जाएगा यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। What is the meaning by intensive properties and what is the meaning by extensive property? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिस्टम के अमाउंट या सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट हमारा आता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने यहां पर एक बकेट भर के आपने वाटर लिया है और उसमें से हम लोग उस बकेट को आधा खाली कर दें, तो बकेट जब पूरा भरा हुआ था तब भी पानी का जो डेंसिटी था हमारा 1 ग्राम पर ml था, और जब हमारा बकेट आधा रह गया तब भी उसका जो डेंसिटी वो 1 ग्राम पर ml है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट और द साइज ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने बकेट भर के पानी लिया तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, और अगर हम लोग उसमें पानी का अमाउंट कम कर दें तब भी हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है वो अभी भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहां पर बोल देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी क्या है, अमाउंट इंडिपेंडेंट है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो हमारी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम की साइज या फिर उसके अमाउंट पर डिपेंड आपका करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं मोल का। अगर हमारे पास जो है 18 ग्राम हम लोगों ने H2O लिया हुआ है तो हमारे पास उसका 1 मोल है। अगर हम लोग 36 ग्राम ले लेंगे तो हमारे पास 2 मोल हो जाएगा। तो मोल जो है हमारा वो क्या आ जा रहा है, वो आपका जो है अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी भी ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है पानी हम लोगों ने पहले जो है 18 ग्राम वाटर लिया था, हमारे पास उसका मोल पहले 1 मोल था। हम लोगों ने उसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, तो हम लोगों ने उसमें 1 मोल वाटर और ऐड कर दिया। तो अगर हमको टोटल मोल फाइंड करना है तो टोटल मोल जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो हमारा 2 मोल हमारा आ जाएगा। हम डायरेक्टली उसको ऐड अप यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग जो है कुछ हर प्रॉपर्टी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि टेम्परेचर हमारा जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहां पर हम लोग टेम्परेचर में सिंपली एडिशन नहीं कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर 100 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 50 है, और दोनों को अगर मान लीजिए हम लोग टच कर दें, या हम लोग एक लिक्विड ले जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा लिक्विड हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को मिक्स कर दे तो दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर आएगा हमारा 150 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। कहने का मतलब हमारा जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है या ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी बेसिकली क्या है, इंटेंसिव है, वो आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स एन इंटेंसिव
प्रॉपर्टी। अगर हम लोग दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो कर दें तो उससे हमको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमको मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं किसका, मोलर वॉल्यूम का। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पे डिपेंड करता है। मोलर वॉल्यूम में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे किससे, मोल से। मोल भी हमारा एक क्या है, यहां पर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मोलर वॉल्यूम में जब हम लोग बात करते हैं, जो वॉल्यूम बाई मोल है, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा बन जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डेंसिटी से भी आप हम लोग रिलेशन को देख सकते हैं। डेंसिटी हमारा क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करें मास का, तो मास हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम की बात करें तो ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा हमारा डेंसिटी, जो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहां लिखी है जिनको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, है ना। मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्री एनर्जी पर मोल, स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, ये जितनी भी क्वांटिटीज हम देख रहे हैं, सबकी सब हमारी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और जो आप इस तरफ देख पा रहे हैं, सबका सब आपका जो है अमाउंट डिपेंडेंट है। दे ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब हमारी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल का। ओके, अगर हम लोग देखें स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वो इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए आपने क्या प्रोसेस चुना, क्या पाथ आपने चुना। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग यहां पर जो है बोलते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल, उसको हम लोग बोल देते हैं। अगर हम लोग को बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझें तो अगर मान लीजिए कि हम लोग, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ओके, अगर हम लोग इस टाइप से पाथ ट्रेवर्स करते हुए बी पे जा रहे हैं और यहां पर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, देन वी नो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड। आपका ये पाथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा और ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या पाथ यहाँ पर सेलेक्ट किया है ए से बी जाने के लिए। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो फाई ये एक स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन जो हमारा फाई आएगा, डी फाई आएगा, इट इज सिंपली फाई बी माइनस फाई ए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ यूज हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसी में अगर हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस करवा दें, साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम लोग इसका निकाल रहे हैं, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब जहां से स्टार्ट किया हम लोग फाइनली पूरा प्रोसेस करने के बाद दोबारा से वहीं पहुंच गए, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हमारा सेम है, तो चेंज इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा डिपेंड किस पे कर रहा था, स्टेट पे डिपेंड कर रहा था। और यहाँ जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम लोग फिर से वहीं पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमारा जो स्टेट है, ए स्टेट भी यही है और बी स्टेट भी हमारा यही है, तो हम लोग बोलेंगे जो चेंज आएगा स्टेट फंक्शन के अंदर वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर सिंपली 0 के बराबर हमारा आ जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें जो सेकंड फंक्शंस है जो हमारे हैं यहाँ पर पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ साथ उस पाथ पर भी आपका डिपेंड करेगा जो आपने सेलेक्ट किया है ए से बी तक जाने के लिए। तो ये फंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारे पाथ पर भी डिपेंड कर रहे हैं। ओके, इसमें हमारे क्या एग्जांपल्स हैं, तो इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं वर्क एंड हीट। हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है, वर्क एंड हीट। वर्क जो होता है आपका, ये पाथ पर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या पाथ सिलेक्ट किया है किसी प्रोसेस के दौरान। ओके, यहां से हम लोग बात कर सकते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? तो एक प्रोसेस जो होता है बेसिकली ये आपका वो वे होता है जिसके थ्रू आप जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हम लोग चेंज करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास इनिशियल जो प्रेशर था वो P1 वॉल्यूम V1 एंड T1 है। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे और लेट अस सपोज कि प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2 हमारा हो गया, तो इस वे को जिसके थ्रू हम लोगों ने ये स्टेट को चेंज किया है, स्टेट ए से हम लोग स्टेट बी पर गए हैं,
इस पर्टिकुलर वे को हम लोग यहां पर बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक दिस इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां पर कुछ क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने यहां पर लिए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट वन जो हम लोगों ने यहां पर लिया है वो हम लोगों ने लिया है आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो टेम्परेचर है वो हमारा जो है वो कांस्टेंट रहा, उसको हम लोग बोल देंगे यहां पर एक आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आइसोबारिक प्रोसेस का, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान आपका थ्रू आउट जो प्रेशर ऑफ द सिस्टम था वो हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसको हम लोग बोल देते हैं एक आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी तरह से कोई हीट एक्सचेंज हमारा यहां पर नहीं हो रहा है। ओके, यानी कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो dq का जो वैल्यू है वो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, वो हमारा यहां पर 0 हो जाएगा अगर प्रोसेस हमारा कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो। ओके, लास्ट प्रोसेस जो हम यहां पर देख रहे हैं वो है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका वॉल्यूम में कोई चेंज हमारा नहीं होता है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका चेंज इन वॉल्यूम डीवी हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर 0 हमारा हो जाएगा। ओके, अगर प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक है तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस होगा हमारा वो किस में होगा, वो एक ऐसे वेसल में होगा जो क्लोज्ड या फिर रिजिड होगा, यानी कि उसकी जो बाउंड्री का जो एक्सपेंशन या फिर कॉम्प्रेशन जो है नहीं हो सकता, ऐसे कंटेनर में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो हमको परफॉर्म करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हुआ है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक स्टेप को यूज किया हो, सच दैट कि हमारी जो इनिशियल स्टेट है और जो हमारी फाइनल स्टेट है वो बिल्कुल सेम हमारी आ जाए, आइडेंटिकल हमारी आ जाए। ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस। ओके, यानी कि जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने पाथ ट्रेवर्स करते हुए हम लोग फिर से जो है वहां पर ही हम लोग पहुंच गए, तो ये जो प्रोसेस हमारा बनेगा इस प्रोसेस को हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ओके, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट शुड बी आइडेंटिकल फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। और अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम आ जाए, यानी कि हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारी सेम आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनके अंदर हमारा जो चेंज है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हमारा हो जाएगा। जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस हैं उनमें चेंज हमारा 0 हो जाएगा, जैसे कि डेल्टा टी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे आपके जो हैं स्टेट फंक्शंस हैं। ओके, इन सब में जो चेंज है वो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। वही अगर बात की जाए हमारे जो पाथ फंक्शंस हैं, जो कि हमारा Q होता है या फिर हमारा W होता है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका Q और W जो है इट कैन बी 0 और इट कैन बी नॉन 0। हम लोग इसके बारे में श्योरिटी से कुछ भी बात नहीं बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है प्रोसेस का वो है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस? तो रिवर्सिबल प्रोसेस का हमारा मीनिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं एक थोड़ा सा चेंज सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस करके। अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज सिस्टम में प्रोड्यूस करके प्रोसेस के डायरेक्शन को रिवर्स कर पा रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा बन जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें इररिवर्सिबल प्रोसेस का, तो इसमें हम लोग प्रोसेस के डायरेक्शन को स्मॉल चेंज करके रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक इररिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस की जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका जो प्रोसेस करवाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है और जो प्रोसेस को अपोजिंग फोर्स है उनमें आपका बहुत थोड़ा सा ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस हमारा होता है, बहुत मार्जिनली दोनों में हमारा यहाँ पर डिफरेंस होता है। लेकिन अगर बात की जाए एक इररिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आपका जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है उनके बीच में आपका जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हमारा लार्ज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर डिफरेंस की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसे कि मान लीजिए आप PV इक्वल्स टू nRT आप लगा रहे हैं, इसको आप थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये आपका सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट तक ही हमारा वैलिड होगा। इसको समझने के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पिस्टन फिटेड कंटेनर है
और इस पिस्टन फिटेड कंटेनर के अंदर के ऊपर मान लीजिए हमको यहाँ पर जो है 5 kg का वेट रखना है, और इस 5 kg को वेट रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दो वे हम लोगों ने चूज किए। तो फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इसके ऊपर एक सीधा 4 kg का ब्लॉक यहाँ पर हम लोग रख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक 4 kg का ब्लॉक हम लोगों ने यहाँ रख दिया, 5 kg 4 kg हम लोग ब्लॉक यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने, 4 kg का वेट हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, और एक वे हम लोगों ने क्या चूज किया कि यहाँ पर हम लोग जो है सैंड पार्टिकल रखेंगे स्लोली। यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं, सैंड पार्टिकल यहाँ पर हम लोग रखेंगे स्लोली, 4 kg के यहाँ पर हम लोग सैंड रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप सैंड पार्टिकल रखेंगे एक एक करके, हमारे पास इस सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबका हमारे पास डेटा होगा, तो हम लोग PV = nRT हर इंस्टेंट पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो जैसे आपने 4 kg का ब्लॉक नहीं रखा है, आपके पास इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का डेटा होगा। ओके, और एक इसके रखने के बाद जहां जाकर आपका प्रोसेस रुकेगा, आपके पास उस स्टेट का, उस पॉइंट का आपके पास जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का डेटा होगा। आप इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले आप उसको अप्लाई कर सकते हैं PV = nRT। एक प्रोसेस जब आपने पूरा खत्म हो गया है तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन बिटवीन अगर हम लोग बात करें, इन बिटवीन हमारे पास जो है कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वी कांट अप्लाई PV = nRT। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हर इंस्टेंट का डेटा अवेलेबल होगा। एक सन पार्टिकल रखेंगे उसका डेटा होगा, एक और रखेंगे उसका डेटा होगा। तो यहाँ पर आप हर इंस्टेंट पे PV = nRT अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम आपका जो है थ्रू आउट इक्विलिब्रियम में रहा है, थ्रू आउट आपका इक्विलिब्रियम में रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे एक सैंड पार्टिकल रखा, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में चला गया, एक और रखा। यहाँ पर आपका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टार्टिंग में है, प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले, और एक प्रोसेस खत्म होने के बाद इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो है जो इक्विलिब्रियम है वो थ्रू आउट द प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल में वो हमारा थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। ओके, अच्छा, जब हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका हमारा बोलने का मतलब है कि वहां पर आपके 3 तरह के इक्विलिब्रियम एक साथ होल्ड होते हैं, जो कि हमारे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड मटेरियल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में आपका जो T है वो थ्रू आउट द सिस्टम हमारा कांस्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा है, किसी दूसरे पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इट मींस कि थ्रू आउट यहाँ पर आपका जो है सिस्टम के अंदर जो है वो हमारा जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट आएगा। और जब हम लोग बोलते हैं मटेरियल इक्विलिब्रियम, इट मींस कि थ्रू आउट हमारा जो कंपोजिशन है वो हमारा कांस्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में गैस जो है वो हाई प्रेशर नहीं लगा रहा है, या किसी दूसरे पार्ट में लो प्रेशर नहीं लगा रहा है। थ्रू आउट द सिस्टम हमारा जो है वो प्रेशर जो है हमारा वो क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट आने वाला है। ओके, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान हमारा जो P एक्सटर्नल होता है वो हमारा हर इंस्टेंट पे हमारा वो चेंज करता रहता है। हमारा जो P एक्सटर्नल है, जो आप देख रहे हैं ऊपर से जो P लग रहा है हमारा, ओके, ये हमारा हर इंस्टेंट पे चेंज करता है। और जब हम लोग बात करते हैं एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो जैसे ही आपने इसमें 4 kg का ब्लॉक लगा, जब प्रोसेस आपका ऑपरेट करना स्टार्ट हुआ, आपका जो P एक्सटर्नल है वो हमारा कांस्टेंट हो चुका है, वो 4 kg कॉरस्पॉन्डिंग हमारा हो चुका है। और जब हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब तक हमारा जो P एक्सटर्नल है वो हमारा जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट ही हमारा बना रहेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ इन दोनों के बीच में, कि जो P एक्सटर्नल है वो हमारा जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में वेरी करता रहता है, जबकि इरिवर्सिबल में हमारा वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है हमारा वर्क। तो यहाँ पर हम लोग बात करें वर्क का, तो ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपकी बाउंड्री पर अपीयर होता है। हम लोग थर्मोडायनामिक्स में उस वर्क की बात करते हैं जो हमारी चेंज इन बाउंड्री के साथ एसोसिएटेड हमारा होता है। इसीलिए इस वर्क को यहाँ पर हम लोग PV वर्क या फिर मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर PV वर्क या फिर क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल वर्क, इसको हम लोग बोल देते हैं। तो क्या दूसरा कोई वर्क नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भी वर्क हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक वर्क, जो कि आपका एक टाइप ऑफ बेसिकली व्हाट क्या है, एक नॉन मैकेनिकल वर्क हमारे पास है। ओके, लेकिन यहाँ पर जब थर्मोडायनामिक्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग PV वर्क यानी कि हम लोग मैकेनिकल वर्क की यहाँ पर बात करते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वर्क हमारा जो होता है ये हमारा सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर ये क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है तो फिर ये हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ये दिस इज नॉट इंटेंसिव। ओके, साइन कन्वेंशन की बात करें, अभी हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन को। उसके लिए हम लोग बात करें, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फिजिक्स वाले वर्क वाले फॉर्मूले पे। फिजिक्स में आप जो W लिखते हैं वो आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं, यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लेते हैं सिस्टम को। वहीं अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारा जो रेफरेंस है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। ओके, ये हमारा यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग, ये हमारा एक पिस्टन फिटेड कंटेनर है और इस पिस्टन फिटेड कंटेनर के में अगर हम लोग वर्क को समझना चाहें तो जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस है वो सिस्टम का प्रेशर होता है, लेकिन जब केमिस्ट्री की बात करें तो जो हमारा रेफरेंस है वो हमारा पी एक्सटर्नल होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है और जो हमारा यहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा, इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल है वो 180 डिग्री हमारा जाता है। और हम लोग जानते हैं जो हमारा वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, उसमें कॉस कंपोनेंट भी आता है, कॉस 180 आएगा। इस कारण से हमारा कॉस 180 यानी कि माइनस साइन आ जाएगा, और इस कारण से यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री में जो वर्क है ये हमारा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन हमारा होता है। और अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपका प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एक्सपेंशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि dv हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर dv पॉजिटिव आएगा तो w हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें कंप्रेशन की, कंप्रेशन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम है ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क होगा वो हमारा यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर हम लोग देखें इसको, तो इसको हम लोग अगर y dx से रिलेट करें, इंटीग्रेशन y dx, तो ये y dx आपका एरिया ऑफ द प्लॉट होता है, एरिया ऑफ पीवी प्लॉट हमारा होता है, एरिया ऑफ वाई एक्स प्लॉट हमारा बन जाएगा, और एरिया इसका आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बन जाएगा हमारा ये। तो कुछ कुछ वैसे ही टर्म मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है, पी डी वी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका जो एरिया है किसका एरिया बन जाएगा, ये हमारा एरिया ऑफ द पीवी प्लॉट बन जाएगा। कहने का मतलब अगर आप कोई प्रोसेस का प्लॉट अगर हमको दिया गया है जो पी वर्सेस वी के बीच में हमको दिया गया है, और ये हमारा कुछ प्रोसेस इस टाइप से चल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया बनेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो हमारा एरिया बनता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमारा एरिया बनता है दिस वन, ये हमारा यहाँ पर जो है वर्क के हमारा बराबर हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग एरिया ऑफ द प्लॉट जो कि हमारा इंटीग्रेशन वाई डीएक्स आता है उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वांटिटी आता है वो हमारा आता है हीट। तो हीट के बारे में हम लोग जानते हैं कि हीट आपका वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ओके, आपका जो अगर टेम्परेचर डिफरेंस आता है इन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। हाई टेम्परेचर सिस्टम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है, तो सिस्टम सराउंडिंग की तरफ फ्लो करेगा। सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम है, सराउंडिंग का ज्यादा है, तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हमारा ये फ्लो करेगा। ओके, इसका कन्वेंशन बड़ा ही आसान है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है सिस्टम को अगर हम लोग हीट दे रहे हैं, सिस्टम को अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सप्रेस होता है पॉजिटिव साइन के साथ, जैसे कि हम लोग एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस को लिखते हैं। और अगर आपका जो हीट है वो गिवन बाय सिस्टम है, हीट आपका जो है सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा, हीट गिवन बाय सिस्टम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा जो है वहाँ पर हमारा जो Q है वो हमारा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, जस्ट लाइक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जस्ट लाइक व्हाट एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारा बन जाएगा वो। ओके, तो अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो विद प्लस साइन आएगा Q, और अगर सिस्टम हीट दे रहा है बाहर रिलीज कर रहा है तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस Q को हम लोग जो है जैसे कि हम लोग लिखते हैं Q बराबर NCDT, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका जो Q है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पर हमारा ये NCVDT हमारा बन जाएगा। Q अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे लिख रहे हैं तो ये C आपका CPDT हमारा बन जाएगा, और CP माइनस CV का जो वैल्यू होता है ये हमारा इक्वल टू R होता है आइडियल गैस के लिए। और CP और CV अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे एक्चुअल में देखा जाए तो यार फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कुछ इस टाइप से इनके फंक्शंस बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं उसके अंदर हमको सीपी और सीवी का जो वैल्यू दिया जाता है वो कांस्टेंट दिया जाता है। ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो यस दे आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बोथ सीपी एंड सीवी आर द फंक्शंस ऑफ द टेम्परेचर। ओके, यहां पर ये सीपी और सीवी का वैल्यू हम लोग जो है ऐसे इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ट्रांसलेशन, अगर हम लोग यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो मोनो एटॉमिक गैस के अंदर जो हमारे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम
का जो फॉर्मूला बनता है दिस इज इक्वल्स टू 3n हमारा आ जाता है यहाँ पर। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स हमको जरूरत है किसी भी पार्टिकल के मोशन को फुली एक्सप्लेन करने के लिए, तो टोटल हमारा 3n आता है। तो जब हम लोग मोनो एटॉमिक की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक के केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे, वो यहाँ पर जो है वो हमारे यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3 × 1 यानी कि 3 हमारा आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन हमारे इसमें 3 आते हैं बिकॉज ट्रांसलेशंस आर ऑलवेज इक्वल टू 3। कैसा भी गैस हो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा हमारा 3 ही आता है। टोटल हमारे 3 हैं, तो फिर यहाँ पर रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों हमारे यहाँ 0 0 हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो CV हमारा होता है, CV जो इक्वल टू होता है दिस इज इक्वल्स टू FR/2। CV हमारा कितना हो जाता है, CV का वैल्यू हमारा जो है वो FR/2 होता है। ओके, ये F जो है ना, ये F हमारा किसके बराबर है, तो दिस इज F इक्वल्स टू F ट्रांसलेशन प्लस F रोटेशनल। ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। ओके, ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात है। वहीं अगर हम लोग बात करें हाई टेम्परेचर पे, क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि हाई टेम्परेचर लिया जा रहा है, तो उस हाई टेम्परेचर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो CV का वैल्यू आएगा वो हमारा FR/2 प्लस F वाइब्रेशन इंटू R हमारा बन जाता है। ओके, ये F हमारा क्या है, ये F इज इक्वल्स टू F ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, और FV हमारा जो है वो क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये हमको हाई टेम्परेचर पर कंसीडर करना होता है, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करना है, तो फिर हमको उसको करना होगा। और अगर नहीं बोला जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन हमको दिया गया है, तो फिर हम लोग CV का जो फॉर्मूला है वो फिर हम लोग ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो CV का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 3R/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों 0 हैं, तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हमारा 3 हो जाएगा, वाइब्रेशन इसमें है नहीं हमारा, तो CV हमारा 3R/2 आ जाएगा, चाहे आप इंक्लूड करें या ना करें। CP की बात करें तो CP हमारा कितना आया था, CP हमारा आया था CV प्लस R, CP वॉज इक्वल्स टू CV प्लस R। तो अगर हम लोग इसमें R ऐड करते हैं तो ये हमारा 5R/2 बन जाता है। ओके, दोनों केस में। और जो गामा हमारा होता है, गामा जिसको हम लोग पॉइजन्स रेशो बोलते हैं, गामा जो हमारा होता है जिसको हम लोग पॉइजन्स रेशो बोलते हैं, दिस इज द रेशो ऑफ द CP/CV। गामा जो हमारा होता है पॉइजन्स रेशो, जो कि हमारा रेशो होता है CP/CV, तो यहाँ से हमारा दिस बाय दिस बन जाएगा, यानी कि हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 5/3। ओके, अगर डायटोमिक गैस की बात करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × n यानी कि 3 × 2 यानी कि हमारा 6 हमारा आ जाता है, 6 आ रहा है। ट्रांसलेशन हमेशा 3 ही हमारा आएगा। ओके, तो अगर हम लोग रोटेशन की बात करें तो डायटोमिक गैस के हम लोग यहाँ पर 2 तरह के मोड ऑफ रोटेशन हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा वो 2 आएगा, बिकॉज जो एक डायटोमिक गैस है वो हमेशा हमारा जो है वो हमेशा हमारा लीनियर रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग 2 मोड ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। तो एक हमारा बच जाएगा यहाँ पर कौन सा वाला, वाइब्रेशन वाला। अगर हम लोग एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो CV हमारा हो जाएगा 3 + 2R/2 यानी कि 5R/2। और अगर हम लोग यहाँ पर वाइब्रेशन भी लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 3 + 2R/2 प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 × R, जिसका वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पर विदाउट कंसिडरिंग वाइब्रेशन 5/2R एंड कंसिडरिंग वाइब्रेशन इट विल बी इक्वल टू 7/2R। CP अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसमें भी R जोड़ देंगे और इसमें भी R जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमको जो है CP का वैल्यू मिल जाएगा। गामा आपका जो है रेशो हो जाएगा किसका, CP/CV का। ओके, अगर हम लोग ट्राइएटॉमिक गैस की बात करते हैं तो ट्राइएटॉमिक गैस आपका 2 तरह का कन्फिग्रेशन रख सकता है। वो लीनियर हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CO2 गैस का जो स्ट्रक्चर है हमारा लीनियर है, XeF2 ये हमारे लीनियर होते हैं। तो इनके लिए अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो दोनों ही केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारे 3 × 3 यानी कि 9 आने वाले हैं। दोनों केस में हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 × 3 यानी कि 9 आने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग लीनियर गैस की बात करेंगे तो फिर से हमारे पास जो मोड ऑफ रोटेशन है ओनली 2 आएंगे और 4 हमारे वाइब्रेशन वाले बन जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग CV निकाल सकते हैं 5R/2 अगर हम लोग वाइब्रेशन नहीं ले रहे हैं, और अगर हम लोग वाइब्रेशन ले रहे हैं तो 5R/2 प्लस 4R हमारा बन जाएगा, जो कि वैल्यू हमको मिल जाएगी 13R/2। CP हम लोग R जोड़ के निकाल सकते हैं जो हमारा 7R/2 और यहाँ R जोड़ के 15R/2, और फिर हम लोग रेशो निकाल सकते हैं CP/CV का, उससे हमको यहाँ पर गामा का वैल्यू मिल जाएगा, इससे और इससे वो हमको मिल जाएगा। वही अगर हमारा जो गैस है वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर गैस अगर है, जैसे कि मान लीजिए SO2 गैस हम लोगों ने लिया है,
या H2O हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारे नॉन लीनियर हैं। तो नॉन लीनियर होने के कारण इसमें हमारे तीनों मोड ऑफ रोटेशन आ जाएंगे, तो 3 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन एंड 3 वाइब्रेशन। तो ये आपका बन जाएगा 6R/2 यानी कि 3R अगर वाइब्रेशन नहीं ले रहे हैं, और वाइब्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 3R + 3R यानी कि 6R हो जाएगा। ओके, फिर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग CP निकाल सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग CP निकाल सकते हैं, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा 4/3 आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा 7/6 बन जाएगा। इस टाइप से हम लोग बहुत इजीली यहाँ पर जो है CP, CV और गामा का वैल्यू कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी का, जिसको हम लोग E और U से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी क्वांटिटी के कारण आपका जो बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड है उसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। उसको यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी। ये इनहेरेंट इन द सिस्टम हमारा होता है। ये किस किस का सम होता है, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यूक्लियर और भी जो भी हमारी एनर्जीज हैं वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, यू हमारा एक स्टेट फंक्शन है और जो कि हमारा क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, ये आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है। सिस्टम अगर ज्यादा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, सिस्टम अगर कम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हमारी हो जाएगी। ओके, तो सिंपल हम लोग डेल्टा यू बोल सकते हैं, इट इज सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ यूज्ड टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ओके, और अगर देखी जाए तो ये आपका यू होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी, इट इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डी यू हमारा आएगा वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी से हमारा आ जाता है डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी हमारा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंथैल्पी का, तो एंथैल्पी की हमको जरूरत इसलिए हुई क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस हम लोग जो ऑपरेट कराते हैं वो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे कराने के कारण हमको यहाँ पर एंथैल्पी की जरूरत थी, इसलिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया जिसका नाम है आपका एंथैल्पी। जो एंथैल्पी हमारा होता है वो हमारा होता है H बराबर U प्लस PV के इक्वल। तो बोल सकते हैं जो डेल्टा H हमारा आ जाएगा और डेल्टा H हमारा यहाँ पर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV के बराबर हमारा आ जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए आपने कांस्टेंट प्रेशर रख रखा है तो यहाँ पर ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमारी जो एक टर्म है वो हमारी जो टर्म है वो हमारी टर्म 0 यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका डेल्टा H जो है वो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के हमारा बराबर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अगर हम लोग यूज करें यहाँ पर, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा U बराबर तो Q प्लस W हमारा हो जाता है। ओके, और W हमारा जो है वो माइनस का P dV हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो Q का वैल्यू है ये हमारा डेल्टा U प्लस P dV बन जाता है, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डेल्टा U प्लस P dV का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा H है इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा P। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्रोसेस में अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज निकालें तो वो हमारा किसके बराबर आता है, वो हमारा चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आता है। तो इट इज इक्वल टू द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एंथैल्पी। ओके, तो यहां पर हम लोग समझ गए कि अगर आप प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं तो जो हीट एक्सचेंज है वो हमारा डेल्टा H के बराबर आता है, और अगर आप प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप कराएंगे तो जो W है कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और अगर हमारा ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा U बराबर हमारा Q बन जाएगा, और Q ही नहीं इसको हमें बोलना चाहिए QV, क्योंकि हम लोग प्रोसेस को कहाँ करा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे हैं। यानी कि डेल्टा H तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और डेल्टा U हमारा जो है वो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा बन जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। ओके, अगर हम लोग यहाँ रिलेशनशिप की बात करें जो डेल्टा H और डेल्टा U के अंदर है, ठीक है, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हम लोग देखे थे अभी कुछ देर पहले। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि PV बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर NR डेल्टा T आ जाएगा, बिकॉज हमारा जो मोल है वो तो यहाँ पर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हमारा हो चुका है। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है
तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो वो हमारा कहां पर होता है, वो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। कहां होता है केमिकल रिएक्शन, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो पीवी को हम लोग यहां पुट कर सकते हैं एन फाइनल आर टी माइनस एन इनिशियल आर टी, और वहां से हमारा जो टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा एन जी आर टी बन जाएगा। क्योंकि जब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो गैसेस के प्रेशर का काफी ज्यादा होता है, सॉलिड लिक्विड का प्रेशर हम लोग कंसिडर नहीं करते गैसेस के प्रेशर के सामने, ठीक है। तो हमारा सिंपली बन जाएगा डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ द गैसेस फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड टाइम्स ऑफ आर टी। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने काफी सारी टर्म्स हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को देखा, हम लोगों ने एंथैल्पी को देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये बोलता है कि अगर आपका जो है दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड सिस्टम के साथ, तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि इफ ए सी दोनों आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ओके, and B and C are also in thermal equilibrium, then it means कि A and B भी आपके जो हैं वो thermal equilibrium के अंदर होंगे। ओके, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? तो ये बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन का आपका लॉ है, जो ये बोलता है द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा चेंज आता है फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में और यहाँ पर हमारे में। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारा एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में हमारी U1 थी, और यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया। लेट अस सपोज हम लोगों ने इस पे यहाँ पर जो है W वर्क परफॉर्म किया है यहाँ पर। ओके, और इसको मान लीजिए आपने यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है। अगर हम लोगों ने इस पे W वर्क किया है और इस पे हम लोगों ने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है अगर वो U2 हो जाता है तो U2 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, U1 प्लस W प्लस Q के बराबर हमारा आ जाएगा। ओके, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर Q प्लस W। दिस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W हमारा ये बन जाता है। ओके, अगर हम लोग यहां पर बात करें डेल्टा U, डेल्टा H, Q और W का वैल्यू डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा T जो प्रोसेस का है वो हमारा कितना हो गया है, 0 हो गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका डेल्टा U होता है जो कि हमारा आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T आता है, वो हमारा डेल्टा T के 0 होने के कारण 0 हो जाएगा। डेल्टा UH की बात करें, जो NCP डेल्टा T हमारा आता है, डेल्टा T के 0 होने के कारण ये भी हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम लोग इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, जो बेसिकली हमारा डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है, तो डेल्टा U हमारा हो गया 0, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि Q का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ माइनस ऑफ W के बराबर आ जाता है। ये हमारा यहाँ माइनस ऑफ W के बराबर हमारा आ जाता है। ओके, इसके आगे W का वैल्यू क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो ड्राइविंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स होता है उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है। तो जो वर्क डन है हमारा वो माइनस P एक्सटर्नल dV है, लेकिन हमको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में लगभग दोनों का जो अमाउंट है वो हमारा बराबर है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस dP इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर हमारा जो W रिवर्सिबल है ये सिंपली हमारा माइनस ऑफ P dV हमारा बन जाएगा, और यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे P का nRT बाई V, और यहां से हमको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो हमको मिल जाएगा W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस का nRT ln V2 बाई V1, या फिर हम लोग पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता है तो T हमारा होता है यहाँ पर कांस्टेंट। T अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर P2 V2 हमारा बन जाता है, यानी कि V2 बाई V1 का जो वैल्यू हमारा आएगा वो हमारा P1 बाई P2 के बराबर आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में आप V2 बाई V1 के अलावा यहाँ पर सीधा क्या पुट कर सकते हैं,
P1 बाय P2 भी यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर वर्क का एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जो W में हम लोग पुट कर रहे हैं माइनस का P एक्सटर्नल dV, क्योंकि हमारा जो W है ये हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये W हमारा कांस्टेंट, P हमारा जो है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये हमारा सिंपल क्या बन जाएगा, माइनस का P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन, और dV का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हमारा बन जाता है। ओके, अच्छा इसी के साथ अगर हम लोग फ्री एक्सपेंशन की बात करें, फ्री एक्सपेंशन मतलब हो गया कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो कहाँ हो रहा है, वो हमारा वैक्यूम में हो रहा है। वैक्यूम में हो जाएगा अगर हमारा एक्सपेंशन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो P एक्सटर्नल है ये हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो फ्री एक्सपेंशन में आपका W 0 होता है, उसका जो रीजन है वो हमारा है यहाँ पर क्या, P एक्सटर्नल का 0 हो जाना। ओके, DV कुछ हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई पिस्टन फिटेड कंटेनर हम लोग ले रहे हैं और आपने बाहर वैक्यूम मेंटेन कर रखा है, तो बाहर अगर वैक्यूम है तो ये बाहर मूव करेगा। अगर यहाँ पर आपने कोई गैस फिल कर रखा है तो वॉल्यूम में चेंज तो होगा, DV हमारा कुछ फाइनाइट वैल्यू रखेगा, लेकिन क्योंकि P एक्सटर्नल हमारा 0 है इसीलिए हमारा जो W का वैल्यू है वो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क कंपैरिजन। अगर हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क के वैल्यू को कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वर्क जो हमारा आता है ये हमारा आता है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल dV। ओके, और यहाँ पर ये हम लोगों ने प्लॉट बनाया है यहाँ पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस का, ये हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्लॉट देख रहे हो इसका जो एरिया आपको मिलेगा ये आपको दे देगा यहाँ पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। ओके, यहाँ पर आपका जो P एक्सटर्नल है ये हमेशा वेरी होता रहता है और ये सिस्टम के प्रेशर के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे लिख के और इसका एरिया निकाल दिया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो यहाँ पर आपका जो W आता है वो हम लोग जानते हैं वो P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 के बराबर आता है, और जो P एक्सटर्नल है ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम टाइम्स V2 माइनस V1। ओके, तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर देखें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको ऐसे माना जा सकता है कि एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक साइड जो है वो आपका P2 के बराबर है और दूसरा साइड जो है वो V2 माइनस V1 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, जो P2 लेंथ है आपका वो ये डायमेंशन है, V2 माइनस V1 आपका ये डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि ये इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग वर्क की तरह ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क को समझाने के लिए कि ये एक ऐसी एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ओके, जिसका जो एरिया है वो अपने आप हमारा जो है किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारा इस प्रोसेस के इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क के बराबर हमारा आ जाएगा। ओके, अगर इसी प्रोसेस को हम लोग 2 स्टेप में करें तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पर एक सिंगल स्टेप बनाया था, यहाँ पर हम लोग 2 स्टेप बना देंगे इस टाइप से, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, इस टाइप से हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये। ओके, और जितने भी पॉइंट्स आपके यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे जो हैं वो आइसोथर्मल प्लॉट पे ही लाई करने चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। और अगर इसी को हम लोग जो है अप टू n तक इसको डिफाइन कर दें, n स्टेप में अगर हम लोग इसको यहाँ पर डिफाइन कर दें, तो यहाँ पर आपका ये जो प्लॉट बनेगा इसका जो पूरा एरिया है वो इस n स्टेप इरिवर्सिबल के वर्क को एक्सप्लेन कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पर मॉडुलस W कंपेयर करें, बिकॉज एक्सपेंशन और W का वैल्यू हमारा नेगेटिव आने वाला है, तो सबसे अधिक जो एरिया मिलेगा वो हमको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो सबसे अधिक जो W मिलेगा मॉडुलस W हमको रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलेगा, और इरिवर्सिबल का उससे हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ये कम आएगा। और स्टेप्स की फॉर्म में कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे अधिक एरिया जो हमारा है वो रिवर्सिबल में आ रहा है, उसके बाद हमारा जो है n स्टेप इरिवर्सिबल में, और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे 2 स्टेप इरिवर्सिबल में, और सबसे लीस्ट हमारा आएगा सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पर वर्क कंपैरिजन था। ओके, एक्सपेंशन के केस में। अगर इसी को हम लोग कंप्रेशन के केस में कंपेयर करें तो इस बार हमारा जो रिवर्सिबल का प्लॉट है वो इस टाइप से हमारा जाएगा। ठीक है, इस बार जो हमारा एरिया बनेगा विद रिस्पेक्ट टू V वो हमारा ये वाला एरिया बनेगा। लेकिन अगर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इस बार हमारा जो P2 है वो ये वाला है, तो P2 ये लेंथ है हमारा, V2 माइनस V1 हमारा ये लेंथ बनेगा।
तो जो आपको अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये एक ऐसे रेक्टेंगल के बराबर है जिसकी साइड लेंथ जो है ये P2 और V2 माइनस V1 है, यानी कि ये हमारा ये वाला एरिया हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अब इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव प्रोसेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोसेस हमारा ऐसे गया है। ओके, इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस बनेगा। इसका जो एरिया आएगा ऑटोमेटिकली P2 इंटू V2 माइनस V1 के हमारा बराबर हो जाएगा। साफ साफ नजर आ रहा है कि इस वाले एरिया के मुकाबले आपका जो ये वाला एरिया है ये ज़्यादा है, तो इस बार हमारा जो W है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम लोगों ने यहाँ पर वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया था, क्योंकि इसका जो एरिया है वो भी P2 इंटू V2 माइनस V1 के बराबर आ रहा है। अब 2 स्टेप में प्रोसेस कराएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप 2 बार ऐसे स्टेप बना लीजिए, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप। और अगर इसी को हम लोग n स्टेप की फॉर्मेट में कराएं, अगर हम लोग इसी को यहाँ पर n स्टेप फॉर्मेट में कराएं तो यहाँ पर हम लोग और भी अधिक यहाँ पर जो है ऐसे स्टेप हम लोग बना सकते हैं। ओके, सबसे अधिक जो W आपको मिलेगा वो इस बार आपको मिलने वाला है सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल के प्रोसेस के अंदर। सेकंड नंबर पे आपका 2 स्टेप, और जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर W का वैल्यू हमारा कम होता चला जाएगा, और सबसे लीस्ट जो W मिलेगा वो हमको मिलेगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ओके, तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने कंपैरिजन किया W के अंदर, ये आप रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन का हमारा सवाल है, जिसमें हमको यहाँ पर Q W डेल्टा U डेल्टा H और ये सब हमको कैलकुलेट यहाँ पर करना है। ओके, क्योंकि प्रोसेस हमारा बोला गया है आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल बोलते पहले हम लोग बोल सकते हैं कि dt हमारा 0 हो जाएगा। dt अगर हमारा 0 है, आइडियल गैस है, तो डेल्टा U NCV dt, डेल्टा H NCP dt, और ये सब के सब आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये 0 हो जाएंगे। ओके, चाहे प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल हो, चाहे इरिवर्सिबल हो, चाहे हमारा फ्री एक्सपेंशन हो। जब हम लोग रिवर्सिबल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है W का जो फॉर्मूला है हमारा वो पुट कर देंगे हम लोग माइनस का nRT ln V2 बाई V1, और यहाँ से हमको W का वैल्यू मिल जाएगा। जब हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका जो W है वो बनेगा माइनस का P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, जो हमको सारा वैल्यू दिया गया है। ओके, P एक्सटर्नल हम किसके बराबर लेते हैं, ये हमारा फाइनल प्रेशर के बराबर हमारा आ जाता है। और जब हम लोग यहाँ पर कराएंगे फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन की जब बात की जाती है तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप जहां प्रोसेस को आप करवा रहे हैं उसमें आपका जो बाहर का प्रेशर है दिस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ओके, अगर P एक्सटर्नल हमारा 0 हो जाएगा तो आपका जो W का वैल्यू बनेगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 का इंटीग्रेशन, ये हमारा अपने आप कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। बिकॉज प्रोसेस हमारा तीनों ही जो है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन तीनों ही हमारा जो है वो आइसोथर्मल है। तो हर स्टेप के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा U तो हमारा 0 है, जो कि Q प्लस W के बराबर होता है, ये 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो Q का वैल्यू मिलेगा वो तीनों ही स्टेप में हमको माइनस ऑफ W के बराबर मिलेगा। W निकाल चुके हैं तो Q हमारा उसका जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा और यहाँ पर हमारे ये दोनों 0 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हमारा जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो है हमारा यहाँ पर एक एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें आपका जो हीट एक्सचेंज है वो हमारा 0 होता है, इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों अगर 0 हो जाएगा तो फ्लॉट के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो डेल्टा U बराबर है वो हमारा W के बराबर हो जाएगा। और सारी प्रोसेस हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो डेल्टा U का वैल्यू हमारा हो जाएगा NCV T2 माइनस T1 के बराबर, डेल्टा H हमारा NCP T2 माइनस T1 के बराबर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पर T2 माइनस T1 का वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि बिना T2 माइनस T1 या बिना डेल्टा T को कैलकुलेट किए यहाँ पर हमारा जो है ना तो डेल्टा U आएगा, ना डेल्टा H आएगा, ना W का वैल्यू आएगा। तो इस T2 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस को है 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का तो यहाँ पर आप जो है इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ओके, दिस रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। सिर्फ और सिर्फ ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आपका एप्लीकेबल है।
और इस पीवी के पार गामा बराबर कांस्टेंट में अगर आप पी का वैल्यू पुट कर लेते हैं nRT बाई वी, तो ये हमारा बन जाता है टी इंटू वी की पार गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। और इसकी हेल्प से फिर आप जो है टी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये बन जाएगा आपका T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। ओके, और इस रिलेशनशिप से हम लोग यहाँ पर T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप फिर T1 निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जो है इस V को पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ P एंड V, तो ये बनेगा हमारा T बाई P। तो T बाई P पुट करने पर ये जो रिलेशनशिप है हमारा ये बन जाता है T की पावर गामा इंटू P की पावर वन माइनस गामा बराबर कॉन्स्टेंट। ओके, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये बात हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि दिस रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार T2 निकल जाएगा तो T2 को पुट करके हम लोग यहाँ पर सारे के सारे एक्सप्रेशन यहाँ पर कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ओके ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है उसमें आपका जो CV है ये हमारा जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ से हमारा जो मेन प्रोसेस होता है उसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, CV को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पुट करके इसको हम लोग इंटीग्रेट करके भी यहाँ पर हम लोग T2 का वैल्यू कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ओके, दिस रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट जब रिवर्सिबल में इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस P एक्सटर्नल की जगह पे आप सिंपल PdV हम लोग पुट कर देते हैं अगर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है तो। ओके, लेकिन ऐसा हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस P एक्सटर्नल रखना पड़ेगा, माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 करके यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है इस T2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि T2 हमारा किसके बराबर आ रहा है। ओके, तो बड़ा सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो T2 कैलकुलेट करने के लिए PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट को हमको यूज करना है। और अगर प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है तो यहाँ पर हमको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और इसके थ्रू हम लोग T2 निकाल लेंगे और फिर हमारा डेल्टा T आ जाएगा। ओके, जब हम लोग बात करते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन के प्रोसेस के अंदर, तो इसमें हमारा जो होता है, जो आपका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा जो क्या करता है, वो हमारा वो जो है डिक्रीज करता है अगर हम लोग एक्सपेंशन करा रहे हैं। तो कैसे करता है इसको हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन से, कि हमको पता है कि डेल्टा U बराबर W होता है अगर प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है तो, है ना। Q हमारा 0 हो जाएगा, एक्सपेंशन कराएंगे तो ये W हमारा हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव होने पर डेल्टा U भी हमारा नेगेटिव आएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा T भी नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि जब एक्सपेंशन करा रहे हैं तो टेम्परेचर जो हमारा है वो प्रोसेस में क्या करेगा, हमारा वो डिक्रीज करेगा। ओके, और जब हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन की, जब कंप्रेशन कराएंगे तो ये W का जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो कंप्रेशन में ये पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा U भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो ये कई बार सवाल पूछा भी गया है जी मेंस के अंदर कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराते हैं तो प्रोसेस का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और जब एडियाबेटिक कंप्रेशन कराते हैं तो प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फाइनल टेम्परेचर का, तो ये आपका हमेशा ही ज्यादा आएगा किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, चाहे आप एक्सपेंशन कराएं या फिर आप क्या कराएं, कंप्रेशन कराएं, कैसे भी प्रोसेस को आप कराएं, एक्सपेंशन कराएं, कंप्रेशन कराएं, जो डेल्टा जो फाइनल टेम्परेचर है प्रोसेस का वो हमेशा ही ज़्यादा आता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, जिसको हम लोग बड़े ही आसानी से डेल्टा U बराबर W वाली इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक्सपेंशन कराएंगे तो W जो है हमारा जो मोर नेगेटिव है वो हमारा रिवर्सिबल में आएगा, तो टेम्परेचर अधिक डिक्रीज हमारा करेगा रिवर्सिबल में, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा किस में आएगा, इरिवर्सिबल में। अगर कंप्रेशन हम लोग करा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ना है, और W का जो वैल्यू ज़्यादा वो हमारा आता है किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, तो फाइनल टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है वो हमारा इरिवर्सिबल में ज़्यादा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमेशा हमारा जो है ज़्यादा आता है किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। वहीं अगर हम लोग कंपैरिजन करें वर्क डन का, तो जो वर्क जो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है वर्क का वो ज़्यादा मिलता है जब हम लोग एक्सपेंशन कराते हैं उसके अंदर, और जब हम लोग कंप्रेशन कराते हैं तो आपका वो इरिवर्सिबल मिलता है। ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं, जैसे हम लोगों ने भी एच थर्मल में देखा था
कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जब हम लोगों ने एक्सपेंशन कराया था, जो W का जो मॉडुलस W था वो हमारा रिवर्सिबल में ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने कंप्रेशन कराया था तो जो W का वैल्यू था वो हमारा इरिवर्सिबल में हमारा वो ज़्यादा आ रहा था। ओके, लास्ट पॉइंट जो हमारा इसमें है वो है, अगर हमको W को कंपेयर करना हो एक एडियाबेटिक प्रोसेस और एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमारा होता है इस एरिया को यहाँ पर कंपेयर करना। इस एरिया के थ्रू हम लोग इसको बड़े इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये हमारा जो प्लॉट है ये नीचे वाला बनेगा इस टाइप से, जो नीचे वाले प्लॉट बनाए गए हैं। ओके, जो ऊपर वाला प्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर, एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है ना, उसका जो प्लॉट बनता है वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप बनता है। तो ये जो ए वाला प्लॉट है दिस इज बेसिकली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, और जो आई वाला प्लॉट है वो हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो एरिया बनेगा प्लॉट का वो आई वाले प्लॉट में ज़्यादा आएगा कंपेयर टू दी ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग मॉडुलस W कंपेयर करें, अगर हम लोग एरिया निकालें यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करें तो किसके अंदर एरिया ज़्यादा मिलेगा हमको, वो हमको आइसोथर्मल में हमको एरिया यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वर्क के वैल्यू को। ओके, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन के केस में हम लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं कि जो W का वैल्यू है वो ज़्यादा हमारा किस में आएगा, वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में ज़्यादा आएगा एडियाबेटिक के मुकाबले। वहीं अगर हम लोग कंप्रेशन की बात करें, यहाँ पर कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में आप देख पाएंगे यहाँ पर ये PV प्लॉट है हमारा, जो मोर स्टीप है ये हमारा एडियाबेटिक प्लॉट है, और जो लेस स्टीप है ये हमारा आइसोथर्मल प्लॉट है। तो जो W का वैल्यू हमको मिलने वाला है वो ज़्यादा हमको मिलने वाला है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। ओके, तो जब एक्सपेंशन करा रहे हैं तो W ज़्यादा मिलेगा आइसोथर्मल में, और जब कंप्रेशन कराएंगे तो W अधिक मिलेगा हमको एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोटोमिक गैस है जिसके थ्रू आप गामा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है, या इरिवर्सिबल है, जो W का वैल्यू मिलने वाला है वो हमारा डेल्टा U के बराबर आने वाला है, और ये हमारा NCV डेल्टा T के बराबर हमारा आ जाएगा। ओके, अब मेन बात रहेगी डेल्टा T की। तो अभी हम लोग देखे थे रिवर्सिबल प्रोसेस में आप PV की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पर T2 कैलकुलेट कर लेंगे। हमको यहाँ पर V1 और V2 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस PV वाले एक्सप्रेशन को T और V के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। P की जगह हम लोग पुट कर लेंगे nRT/V, तो ये हमारा बन जाएगा T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1, और यहाँ से हम लोग T2 कैलकुलेट करके T2 निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे, और उससे हमको यहाँ पर डेल्टा U का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपका किया गया है, सेम क्वेश्चन है, ये T2 यहाँ पर निकाल दिया एक्सप्रेशन में पुट करके, और फिर हम लोग इजीली इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, W डेल्टा U हमारा NCV डेल्टा T, T2 हमारा यहाँ से 100 केल्विन आ जाता है, पुट करने पर आंसर आ जाएगा हमारा। वहीं अगर हम लोग बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, तो जो हमारा डेल्टा U है ये हमारा बनेगा माइनस का P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो यहाँ पर आपको P एक्सटर्नल भी दिया गया है, V2 माइनस V1 भी हमको दिया गया है, तो उसको हम लोग इजीली पुट करके यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और W ही हमारा किसके बराबर आ जाएगा, W ही हमारा डेल्टा U के बराबर हमारा आ जाएगा। डेल्टा H और डेल्टा U में हमको पता है कि जो डेल्टा H और डेल्टा U है ये हमारा NCP डेल्टा T होता है, एंड दिस इज NCV डेल्टा T। तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और आप CP/CV के रेशियो को यूज करते हुए आराम से डेल्टा U से आप डेल्टा H का वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें फ्री एक्सपेंशन का, तो एडियाबेटिक प्रोसेस था तो Q तो हमारा पहले से ही 0 है, और फ्री एक्सपेंशन कराएंगे तो W हमारा यहाँ पर वैसे 0 हो जाएगा, बिकॉज P एक्सटर्नल हमारा फिर से कितना हो जाएगा 0। तो जो बच गया हमारा डेल्टा U, ये डेल्टा U भी यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन अगर एडियाबेटिकली करा रहे हैं तो वहां पर हमारा Q W डेल्टा U तीनों हमारा 0 आ जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इस बार आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ओके, इसमें और जो एक्सपेंशन हम लोग करा रहे हैं ये अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर करा रहे हैं, जिसका मतलब हो जाएगा कि जो प्रोसेस है हमारा ये है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट मीन्स दैट वी कांट अप्लाई PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस प्रोसेस। और यहाँ पर आपको
सिवाय माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको वॉल्यूम का जो डेटा है वो भी हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक इक्वेशन है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हमको यूज करके यहाँ पर आंसर निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वो हमारा क्या है, वो हमारा है डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, NCV T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने ये NCVR T2 माइनस T1, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस V2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1, और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इजीली यहाँ से T2 का वैल्यू मिल जाता है। और एक बार जब हमको T2 मिल जाएगा उसके बाद हम लोग तो यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा U भी निकल जाएगा, डेल्टा H भी निकल जाएगा, और W भी हमारा यहाँ पर इजीली कैलकुलेट हमसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस आता है ये हमारा आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस की जो हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका जो है प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा एच तो हमारा वैसे भी परमानेंटली आइडियल गैस के लिए अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा एच हमारा जो है वो NCP/dt हमारा बन जाता है। डेल्टा यू की बात करें तो ये हमारा NCV/dt बन जाता है, NCV∆T बन जाता है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं तो जो Q है हमारा, उस Q को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर Q इज QP। एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है आइडियल गैस के लिए वही तो हमारा डेल्टा H होता है। तो यहाँ पर आपका जो Q का वैल्यू है वो भी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। ओके, W की बात करें तो इससे आसान और क्या होगा, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन P डेल्टा V, और सिंपल हमारा जो एक्सप्रेशन है बन जाएगा माइनस ऑफ P इंटू V2 माइनस V1, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन पुट करने से हमको NR डेल्टा T मिल जाता है। ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक हमारा इसके ऊपर जिसमें आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, और इसमें हमको जो है दिया गया है कि Q डेल्टा U W और डेल्टा H हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल आपको फॉर्मूला ही पुट करना है इसके अंदर, डेल्टा H बराबर NCP/dt हमारा बन जाता है। तो डेल्टा H का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया और ये हमारा बन जाएगा NCP∆T। CP हम लोग निकाल लेंगे बिकॉज द गैस इज व्हाट, डाई एटॉमिक गैस है। तो डाई एटॉमिक गैस की जब हम लोग बात करेंगे तो CV हमारा 5R/2 और CP हमारा 7R/2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट करके यहाँ पर ये डेल्टा H का वैल्यू निकाल दिया। डेल्टा U फिर हमारा इजीली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, NCV∆T। और अगर हम लोग बात करें W के अंदर, जो W हमारा माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा V हमारा हो जाता है, तो माइनस ऑफ P डेल्टा V हमारा माइनस ऑफ NR डेल्टा T बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा है एक आइसोकोरिक प्रोसेस। जब हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो DV है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो हमारा 0 है। चेंज इन वॉल्यूम अगर हमारा 0 हो जाएगा तो W का वैल्यू 0 हमारा बन जाएगा। W 0 हो जाएगा तो फ्लॉट की हेल्प से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा U बराबर हमारा Q हो जाएगा। और इस Q को मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ QV। इसको QV क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो आपका कहाँ पर हो रहा है, वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाले हीट एक्सचेंज को हम लोग यहाँ पर डेल्टा U के बराबर यानी कि NCV∆T बोल सकते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप प्रोसेस करा रहे हैं, Q डेल्टा U W और डेल्टा H पूछा गया है। W तो हमारा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। Q और डेल्टा U का वैल्यू बिल्कुल सेम, NCV∆T हमारा बन जाएगा। ओके, इस बार हमको यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस बार हमको गामा का वैल्यू दिया गया है। गामा इज इक्वल्स टू हमको दिया गया है 1.2। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, CP/CV का वैल्यू पुट कर देंगे 1.2, और यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ओके, और इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर CV का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, जो बड़ा ही इजीली हमारा बन जाएगा 0.2 CV इज इक्वल्स टू R। सो CV हमारा यहाँ से आ जाएगा 5R के बराबर, तो CP हमारा यहाँ से आ जाएगा 6R के बराबर। और इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग यूज करके डेल्टा U जो हमारा NCV∆T है, डेल्टा H जो कि हमारा NCP∆T है, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है ये हमारा है बेसिकली व्हाट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेसिकली ये है कि अगर किसी प्रोसेस में PV की पावर x बराबर कांस्टेंट आता है
तो जो प्रोसेस हमारा होता है वो हमारा पॉलीट्रॉपिक होता है। अगर ये x का वैल्यू आपका गामा बन जाएगा तो गामा होने पर ये प्रोसेस तो हमारा बन जाएगा एडियाबैटिक, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो x है ये हमारा नॉट इक्वल टू गामा है, बिकॉज x का वैल्यू गामा हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर होता है। और जैसे हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस में इसके अलग अलग फॉर्म बनाए थे, वैसे हम लोग p का वैल्यू पुट करके nRT/v, तो t इंटू वी की पावर x-1 करके हम लोग इसका नेक्स्ट फॉर्म बना सकते हैं। और v की जगह हम लोग p/t पुट करके इसका v की जगह हम लोग यहाँ पर t/p पुट करके इसका दूसरा फॉर्म भी यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं इजीली। ओके, तो w की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो w इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारा कितना आ जाता है, p2v2 माइनस p1v1 अपॉन 1 माइनस x के बराबर आ जाता है। p2v2 में हम लोग nr डेल्टा t वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसके अंदर q के अंदर, तो q हमारा इस बार क्या हो जाएगा, q हमारा इस बार हो जाएगा NC डेल्टा t। इस बार हम लोग q को क्या बोलेंगे, q को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा t। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने x का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो फिर ये जो प्रोसेस है ये तो हमारा हो जाएगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज PV बराबर कॉन्स्टेंट यानी कि nRT जो हमारा आइसोथर्मल में होता है। और आइसोथर्मल के अंदर जो वर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो अलग से हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, जो कि माइनस ऑफ nRT ln V2/V1 के बराबर हमारा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो Q बनेगा, अगर प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो Q हम लोग QP यानी कि C की जगह CP पुट करते हैं, NCP डेल्टा T। प्रोसेस हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो Q की जगह QV और C की जगह CV पुट करते हैं। लेकिन इस बार हमारा प्रोसेस जो है वो पॉलीट्रॉपिक है, तो यहाँ पर हमारा जो Q है वो सिंपल हमारा बन जाएगा NC डेल्टा T के बराबर हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका CM का जो वैल्यू हमारा होता है वो हमारा होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर हमारा आ जाता है। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है यहाँ पर। ओके, जो आपका C है जो कितना आएगा, C का वैल्यू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर हमारा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस होगा वो आपका एक से अधिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होगा। और एक से अधिक प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होने के बाद इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट आएगा वो आपका फिर से क्या आएगा, हमारा वो सेम हमारा आ जाएगा। ओके, तो अगर मान लीजिए आपका प्रोसेस जो है वो आपका साइक्लिक बन रहा है इस टाइप से जैसे यहाँ बनाया गया है, और प्रोसेस आपका क्लॉकवाइज है, द प्रोसेस बेसिकली व्हाट, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो W हमारा आएगा जो कि इस प्लॉट के एरिया के बराबर आता है, ये वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। वही अगर प्रोसेस हमारा जो है वो क्या आता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो जो W हमको मिलेगा ये मिलेगा हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, साइक्लिक प्रोसेस है तो दोनों ही प्रोसेस में आपका जो डेल्टा U है ये हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा U हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पर हमारा आइडेंटिकल है। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें डेल्टा U 0 हो जाएगा तो जो Q आएगा, Q हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से माइनस ऑफ W के बराबर हमारा आ जाएगा। तो इसका एरिया निकाल लेंगे और वो एरिया का विद नेगेटिव साइन हमारा Q के बराबर हमारा आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो है कभी भी यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना प्रोसेस नहीं कराया था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस आपका साथ में हो रहा हो जहां पर आपका बेसिकली क्या हो रहा है, आपका फिजिकल स्टेट हमारा चेंज कर रहा है। ओके, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करें सारे के सारे, इसमें कभी भी फिजिकल स्टेट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अगर मान लीजिए हमारा फिजिकल स्टेट हमारा जो है वो चेंज होता है, और फिजिकल स्टेट भी हमारा चेंज ऐसे हो रहा है कि वो आपका जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए हो रहा है, यानी कि बेसिकली आपका रिवर्सिबल फेज चेंज हमारा होता है। तो जब भी रिवर्सिबल फेज चेंज हमारा होता है तो ये हमारा एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हमारा होता है ना, इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि पानी की अगर हम लोग बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पे वो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट हमारी चेंज करेगी वो हमारी कहाँ करेगी, वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे करेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने फ्लॉट की इक्वेशन अप्लाई कर दिया, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Q के लिए। तो Q हमारा यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा H यानी कि ml के बराबर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, और W की बात करें हम लोग तो W हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। V इनिशियल हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके,
तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, अगर मान लीजिए प्रोसेस आपका ये वाला है तो फाइनल वॉल्यूम हम लोग ये वाला लेके इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ओके, फाइनल वॉल्यूम अगर मान लो ये प्रोसेस हमारा ये है तो इसके वॉल्यूम में से इसको माइनस कर लेंगे। गैसेस के सामने वैसे हम लोग सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए तो हम लोग सिंपल जो है वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लेते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा फेज चेंज के लिए। एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमको 90 ग्राम वाटर दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। ओके, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ जाता है कि ये प्रोसेस जो है ये हमारा फिजिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है इसके अंदर, और हमको Q डेल्टा U W डेल्टा H हमको कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो डेल्टा H है, जो हमारा डेल्टा H है ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर यही हमारा Q के बराबर हमारा आ जाएगा, बिकॉज प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका जो Q है वो हमारा QP हो जाता है, तो डेल्टा H हमारा यहाँ पर हो जाएगा M इंटू एल के बराबर। ओके, जिसका वैल्यू हमारा यहाँ से हम लोग M इंटू एल, मास हमको 90 ग्राम दिया गया है, लेटेंट हीट हमको यहाँ पर जो है 540, उससे हम लोग निकाल लेंगे। W की जब बात करें तो हमारा इसका फॉर्मूला माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। V2 में हमारा इस बार बनेगा स्टीम, वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्योंकि गैस के मुकाबले सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करके हम लोग बोलेंगे सिंपल, यहाँ पर आप क्या ले लो, वॉल्यूम ऑफ स्टीम ले लो, जो कि हमारा माइनस ऑफ पीवी बन जाएगा, जिसका वैल्यू माइनस ऑफ एनआरटी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर कैलोरी में निकालना है, इसलिए आर का वैल्यू यहाँ पर आपका 2 रखा जाएगा। ओके, अब बचता है हमारे पास सिर्फ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को हम लोग फ्लॉट को अप्लाई करके निकाल सकते हैं Q प्लस W को यूज करते हुए। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा फर्स्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, तो यहाँ पर ये हमको किसी भी प्रोसेस के अंदर होने वाले एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन हमको यहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमको यहाँ पर आइडिया नहीं होता है ना। तो ये आपकी किसी भी प्रोसेस का नेचुरल डायरेक्शन वो हमको नहीं बताता है कि प्रोसेस हमारा किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में नहीं होगा, उसके बारे में हमको थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ से कोई भी आइडिया नहीं मिलता है। ये इसका फर्स्ट लॉ का हमारा लिमिटेशन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।